हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो अभी हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 3 का पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सो एक अनाउंसमेंट है जिसमें आपको 9 सितंबर से 13 सितंबर यानी कि कल तक के ज्वाइनिंग पे आपको 20% ऑफ के साथ साथ एक पेपर 1 की सॉल्व पेपर की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक। लाइव क्लासेस के लिए फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर दोनों में से कोई एक पेपर अगर आप लेते हैं तो 6 मंथ के लिए 1641 है। फिर 3 मंथ के लिए 1231। और अगर आप पेपर 2 और पेपर 1 दोनों मिक्स लेते हैं 6 मंथ के लिए 2462 है। और 3 मंथ के लिए 1641। ठीक। ये कोड है, ये कोड यूज करके आपको ये ऑफर का बेनिफिट मिलेगा। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है ना? तो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, उसका पार्ट 2 करेंगे। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। ठीक। सबसे पहले आता है इसमें मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ा है, हम लोगों ने कल पढ़ा है कल्चर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। ये टाइप्स ऑफ कल्चर है। सो मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर कौन से होते हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति कौन सी होती है। ठीक। सो material culture refers to the object or belonging of a group of people। ठीक। जो ऑब्जेक्ट या बिलोंगिंग्स, कोई भी सामान या चीज जो है, जो एक ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक, उसको क्या कहा जाता है, मटेरियल कल्चर में वो आ जाता है। ठीक है। भौतिक संस्कृति लोगों के समूहों की वस्तुओं या सामानों को संदर्भित करता है। तो लोगों के समूहों की वस्तुओं, एक किसी एक की वस्तु नहीं बल्कि समूहों की वस्तु अगर है तो वो मटेरियल कल्चर कहलाएगा। जैसे कम्युनिटी की कोई वस्तु। ठीक। मेट्रो पासेस, तो मेट्रो पासेस क्या है, ग्रुप की वस्तु होती है। मेट्रो पासेस एंड बस टोकन आर पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। बस टोकन या मेट्रो पासेस ये सब पार्ट है मटेरियल कल्चर के। एस आर ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स भी है, स्टोर्स भी हैं, और फिजिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं। ठीक। वेयर पीपल वर्शिप, जहाँ पे लोग जो है वर्शिप करते हैं, ये सब जगह किस में आ जाती है, मटेरियल कल्चर में आ जाती है। सो मेट्रो पास बस टोकन भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। ठीक। तो मेट्रो पास और बस टोकन भी भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। जो भी चीजें जो पब्लिक से रिलेटेड हो वो क्या हो जाएंगी, मटेरियल कल्चर का हिस्सा हो जाती हैं, यानी कि भौतिक संस्कृति का हिस्सा हो जाती है। जैसे ऑटोमोबाइल, स्टोर और भौतिक संरचनाएं जहां लोग पूजा करते हैं। ठीक। ऑटोमोबाइल और स्टोर जहाँ पे, और ऐसी
जगहें जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वो सब चीज़ें जो है क्या कहलाएँगी, मटेरियल कल्चर में आ जाएँगी, यानी कि भौतिक संस्कृति में आ जाएँगी। नॉन मटेरियल कल्चर कौन से हैं? नॉन मटेरियल कल्चर इन कंट्रास्ट कंसिस्ट ऑफ द आइडियाज, जो आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ है सोसाइटी की, वो आपके नॉन मटेरियल कल्चर में आ जाती हैं, जो मटेरियल फॉर्म में ना होती हो, किसी वस्तु के फॉर्म में ना होती हो। ठीक। सो जो आइडियाज हैं, एटीट्यूड है, बिलीफ है किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कम्युनिटी के, तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉन मटेरियल कल्चर कहा जाएगा। ठीक। अभौतिक संस्कृति उसके विपरीत समाज के विचारों, दृष्टिकोणों और विश्वासों से बनी होती है। ठीक। अभौतिक संस्कृति क्या है? इसके विपरीत समाज के विचारों, दृष्टिकोणों और विश्वासों से बनी होती है। ठीक। मतलब कि इसमें भौतिक चीजें नहीं आती हैं, बल्कि इसमें विचार आते हैं, दृष्टिकोण आते हैं या विश्वास आते हैं, जो भी समाज से रिलेटेड होती है या किसी ग्रुप से रिलेटेड, समूह से रिलेटेड होती है, तो वो अभौतिक संस्कृति में आ जाती है। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल लैग। ये भी कल्चर से रिलेटेड है। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कल्चरल लैग, सांस्कृतिक पिछड़ापन। ठीक। अब ये कल्चरल लैग क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी वाज मोस्ट विविडली एक्सप्रेस्ड इन द थ्योरी ऑफ कल्चर। तो जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और जो सोसाइटी है, उन दोनों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसी को कल्चरल लैग का नाम दिया गया। ठीक। जैसे शुरू में जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, ठीक, तो लोग उसको अपोज करने लगे, हमारा समाज जो है उसको अपोज करने लगा कि मतलब ये टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक। तो एक तरह से क्या है, हमारी थिंकिंग पावर जो है उतना तेजी से डेवलप नहीं हो रही है जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक। इसी वजह से एक कल्चरल लैग पैदा हो जा रहा है कि मतलब टेक्नोलॉजी फास्ट डेवलप कर रही है, लेकिन हमारी थिंकिंग जो है वो उतना फास्ट डेवलप नहीं कर पा रही है। जैसे लोग जो है अभी भी बहुत सारी इंडियन सोसाइटी में ये माना जाता है कि जो गर्ल्स हैं उनको मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। ठीक। खासतौर से जो विलेज एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर इस चीज़ पे बिलीव किया जाता है कि गर्ल्स को मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। हालांकि इसके बीच में, इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तरह का कल्चरल लैग, सोसाइटी हमेशा अपने आप को रजिस्ट करने की कोशिश करती है। ठीक। सोसाइटी अपने आप को हमेशा रजिस्ट करने की कोशिश करती है। कल्चरल इनर्शिया का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। कल्चरल इनर्शिया में क्या होता है कि सोसाइटी कभी भी कोई भी चेंजेस आता है तो एक टाइम में उसको रजिस्ट करती है, रोकने की कोशिश करती है। ठीक। जब उसके हाथ से निकल जाता है तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको अलाउ कर देती है। ठीक। तो यही है कि अगर आपकी थिंकिंग इतना तेजी से डेवलप नहीं हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस जो है उतना डेवलप नहीं हो रहा है जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसमें क्या है, कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक। कंसीव एंड energetically promulgated by William Fedling Ogburn। ठीक। WF ऑगबर्न ने जो है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। ये नाम आपको याद रखना है कि ऑगबर्न ने जो है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, कल्चरल लाइफ। ठीक। सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है? प्रौद्योगिकी और समाज के बीच संघर्ष की अवधारणा। जब समाज और प्रौद्योगिकी के बीच संघर्ष की अवधारणा हो जाए, संघर्ष की अवधारणा मतलब कि समाज उस प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो या उसको इस्तेमाल करने से रोक रहा हो, उसका यूज करने से रोक रहा हो, तो एक तरह का संघर्ष डेवलप होता है। तब जब प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में एक संघर्ष की अवधारणा डेवलप हो जाती है, तो इसको सांस्कृतिक अंतराल कहा जाता है। ठीक। सांस्कृतिक पिछड़ापन नहीं, सांस्कृतिक अंतराल अंतराल कहेंगे इसको। ठीक। तो इसको सांस्कृतिक अंतराल कहा जाता है और इस सिद्धांत को जो है विलियम फेल्डिंग ऑगबर्न ने दिया था। ठीक। WF ऑगबर्न ने जो है इस आ, शब्द को गढ़ा था। ठीक है, इस शब्द को विलियम ऑगबर्न ने गढ़ा था। तो ये याद रखिएगा कि सांस्कृतिक अंतराल अंतराल में क्या चीजें हैं और इसको किसने दिया था। ठीक।
द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल लैग। अब यहाँ पे इस तरह से समझिए कि मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कल्चरल लैग कहा जाता है। मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। भौतिक और सांस्कृतिक और गैर भौतिक संस्कृति के भौतिक संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति के बीच के अंतर को सांस्कृतिक अंतराल के रूप में जाना जाता है। मतलब मटेरियल कल्चर जो है वो तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि आपके आइडियाज, वैल्यूज और आपके ओपिनियन जो है वो उतना तेजी से, आपके थॉट प्रोसेस जो है वो उतना तेजी से डेवलप नहीं हो रहे हैं जितना तेजी से मटेरियल कल्चर डेवलप हो रहा है। तो इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? कल्चरल लैग कहा जाता है। जब आपकी सोच, आपका व्यवहार या आपके मूल्य जो है उतना तेजी से विकसित नहीं हो रहे हों जितना तेजी से आपका भौतिक संस्कृति जो है विकसित हो रही हो, ऐसे भौतिक संस्कृति और गैर गैर भौतिक संस्कृति के बीच में जो अंतर है उस अंतर को ही सांस्कृतिक अंतराल के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक अंतराल के रूप में उसी को जाना जाता है। The term cultural lag refers to the nation that culture takes time to catch up with technological innovation. ठीक। सो जो टर्म्स है कल्चरल लैग का, वो क्या है, उससे क्या रिफर होता है, उससे क्या मीनिंग समझ में आती है? तो टर्म कल्चरल लैग रिफर्स टू द नोशन दैट कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक। इसका टर्म ये है कि मतलब जो कल्चर है आपका, जो कल्चर से रिलेटेड, यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड नॉन मटेरियल कल्चर है। ठीक। आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी आइडियाज। ठीक। तो आपका जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो हमेशा एक टाइम लेता है, जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उनको एक्सेप्ट करने में। ठीक, उनको एक्सेप्ट करने में एक तरह से ये टाइम लेता है। ठीक। एंड द रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम दैट आर काज्ड बाय दिस लैग, और इस वजह से जो है एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो इस लैग की ही वजह से होती है। ये जो डिफरेंस है, दोनों के डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है उसी से मतलब एक सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ठीक। तो हम ये मानते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है, जो नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है। जैसे जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आपके सोसाइटी में वजूद में आई, तब लोगों ने जो है उसको बहुत रजिस्ट किया, लोग यूज करने से कतराने लगे। ठीक। लेकिन बाद में जो है उसको एक्सेप्ट, जब ये पता चला कि मतलब इसको आप अलग थलग रख के इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है, तब आपने क्या किया? तब आपने किया कि ठीक है, बॉयज यूज कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं यूज कर सकते। तो ये भी एक तरह का कल्चरल लैग होगा, क्योंकि आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक। तो बॉयज यूज कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं यूज कर सकते। तो एक तरह से थोड़ा सा परमिशन आपने दिया। बाद में जब आपने ये भी आपको महसूस होने लगा कि अब ये भी नहीं चल पाएगा, तब आपने जो है गर्ल्स को भी इजाजत दे दी। ठीक। क्योंकि हमारा समाज हमेशा, मैंने बोला हमारा समाज हमेशा कल्चरल इनर्शिया को फॉलो करता है, कि मतलब हर चेंज, जितना भी चेंज होता है उस चेंज को जो है वो रजिस्ट करने की कोशिश करता है, उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक। सांस्कृतिक अंतराल शब्द इस धारणा को संदर्भित करता है कि संस्कृति तकनीकी नौचारों और इस अंतराल के कारण होने वाली सामाजिक समस्याओं को पकड़ने में समय लगता है। ठीक। मतलब कि जो हमारी संस्कृति है वो जो तकनीकी नौचार होते हैं उनको एक्सेप्ट करने में, उनको पाने में टाइम लगाता है। ठीक है। इसलिए एक जो है सांस्कृतिक अंतराल बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी क्रिएट होने लगती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डायस्पोरा का, प्रवासी। ठीक, डायस्पोरा, प्रवासी। अब ये डायस्पोरा क्या है? डायस्पोरा इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम होमलैंड। ठीक। तो डायस्पोरा क्या है? एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है फ्रॉम द सेम होमलैंड हु हैव बीन स्कैटर्ड और हैव माइग्रेटेड टू अदर लैंड। जो मतलब स्कैटर हो गए हों और माइग्रेट कर गए हों दूसरी जगह पर। ठीक। मतलब कि एक ऐसी कम्युनिटी जो किसी एक कंट्री से बिलोंग करती थी, वो किसी और कंट्री में जाके सेटल हो गए। ठीक। ऐसे लोगों को डायस्पोरा कहा जाता है। ठीक। ऐसी कम्युनिटी को डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा
बहुत सारे ट्राइबल्स लोग होते हैं, वो अपनी कम्युनिटी मतलब पूरी कम्युनिटी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत सारे मज़दूर जो हैं वो जाके दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनकी जो कम्युनिटी है उसको डायस्पोरा कहा जाता है, ठीक। इंडिया में बहुत सारे मज़दूर आपने देखा होगा सऊदी अरबिया में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं। ज़्यादातर जो पंजाब से जो लोग जाते हैं वो लंदन जाते हैं, ठीक। सो एक तरह से जो भी लोग जो एक सेम होमलैंड से बिलोंग करते हों और कहीं और जाकर सेटल हो गए हों, उन कम्युनिटीज़ को क्या कहा जाता है? डायस्पोरा कहा जाता है, ठीक। डायस्पोरा यानी कि प्रवासी एक ही मातृभूमि के लोगों का एक समुदाय है, ठीक। तो एक ही मातृभूमि के लोगों का ये समुदाय होता है जो बिखर गए होते हैं या अन्य भूमि पर चले जाते हैं, ठीक। जो या तो बिखर जाते हैं या अन्य भूमि पर चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रवासी कहा जाता है या डायस्पोरा कहा जाता है, ठीक। तो ये एक समुदाय है, ठीक, जो किसी और कंट्री में रह रहा था, किसी और जगह पे रह रहा था और वो समुदाय जाकर कोई और जगह पे सेटल हो गया, ठीक। ऐसे समुदाय को क्या कहा जाता है? डायस्पोरा यानी कि प्रवासी कहा जाता है, ठीक। समझ में आ गया क्या होगा? आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूर कम्युनिटी जो है वो सऊदी अरबिया, कुवैत, अमेरिका, लंदन, यहाँ सब जगह पे, साउथ अफ्रीका, ऐसी जगहों पे जाते हैं काम करने के लिए। तो एक तरह से क्या है, वो उनका इंडियन डायस्पोरा हो गया, ठीक। While most often associated with the जैविस पीपल, तो डायस्पोरा को ज़्यादातर जो है जैविस पीपल के साथ जोड़ा जाता है। जैविस पीपल के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जो ज्यूज थे उनको ज़्यादातर जो है उनके जो होमलैंड थे उस कंट्री से उनको भगाया गया, ठीक। जब क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यूज कम्युनिटी जो है वो अलग अलग जगह जगह पे अपनी जो बेस कम्युनिटी थी उनकी, उनको छोड़ के जो है अलग अलग जगह पे जाके सेटल हुए, ठीक। आप देखेंगे कि ज्यूज कम्युनिटी, जो ज्यूज अगर रिलीजियस टर्म में देखा जाए तो ज्यूज जो है, ज्यूज की सबसे ज़्यादा डायस्पोरा पाई जाती है, ठीक। पीवाईक्यूज तो हो रहे हैं, डेली 5 पीवाईक्यूज हो रहे हैं, ठीक। तो तकरीबन 1 वीक में आपके 35 पीवाईक्यूज हो जाते हैं। While most often associated with the Jewish people expelled from the kingdom of Israel in the 6th century BCE, ठीक। तो 6th century BCE में जो इसराइल किंगडम से जो जैविस पीपल को भगाया गया था, ठीक। तो उनसे जो है ये डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट जोड़ा जाता है क्योंकि वो जाके किसी और जगह पे सेटल हुए थे। पूरी कम्युनिटी जो है वो सेम होमलैंड से बिलोंग करती थी और कहीं और जाके सेटल हो चुकी है, ठीक। The diaspora of many ethnic groups is found around the world today, ठीक। अब बहुत सारे एथनिक ग्रुप की डायस्पोरा जो है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे पाई जाती है, ठीक। जबकि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसराइल के समाज से विकसित यहूदियों के साथ अक्सर जुड़ा हुआ आज दुनिया भर में, ठीक, निष्कासित यहूदी लोगों के साथ अक्सर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये जो डायस्पोरा यानी कि प्रवासी का शब्द है, ये ज़्यादातर किससे जुड़ा हुआ था? ये ज़्यादातर जो है जो इसराइल समाज से लोग भगाए गए थे, यहूदी लोग भगाए गए थे, उन्हीं से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे जातीय समूह के जो है डायस्पोरा दुनिया भर में पाए जाते हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे जो है कोहेन आइडेंटिफाइज 5 टाइप्स ऑफ डायस्पोरा। तो कोहेन जो है एक थिंकर हैं, एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है 5 तरह के डायस्पोरा के बारे में, ठीक। 5 तरह के डायस्पोरा होते हैं, तो इन्होंने कहा कि 5 टाइप्स के डायस्पोरा होते हैं। वो कौन-कौन से टाइप्स के डायस्पोरा होते हैं और कौन-कौन होते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। इस आधार पर कोहेन ने 5 प्रकार के डायस्पोरा की पहचान की है। 5 प्रकार के डायस्पोरा की पहचान की है। सबसे पहले आता है विक्टिम डायस्पोरा। विक्टिम तो आपको पता है कि जिसके ऊपर जो है कोई ऑफेंस किया गया हो वो विक्टिम होता है। जैसे जेविस को भगा दिया गया, तो जेविस को भगा दिया गया तो जेविस क्या है? एक तरह के विक्टिम है, ठीक। तो अब उनका एक डायस्पोरा होता है।
विक्टिम डायस्पोरा मतलब कि ऐसे लोग जो किसी घटना के शिकार हुए हों, मतलब किसी जुल्म के शिकार हुए हों, या किसी मतलब तरह से उनको उनकी कंट्री से या उनके होमलैंड से भगा दिया गया। ठीक। तो एग्जाम्पल क्लासिक डायस्पोराज फोर्स्ड इनटू एग्जाइल सच एज जेविश अफ्रीकन आर्मेनियन डायस्पोराज। तो मतलब कि जिनको उनके होमलैंड से भगा दिया गया हो, ऐसे लोगों के डायस्पोरा को विक्टिम डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे जैविश लोगों को भगा दिया गया था तो जैविश डायस्पोरा भी विक्टिम डायस्पोरा में आएगा। अफ्रीकन डायस्पोरा, अफ्रीकन लोगों को भगा दिया गया था। आर्मेनियन डायस्पोरा, ये सब एग्जाम्पल हैं विक्टिम डायस्पोरा के। ठीक। पीड़ित डायस्पोरा क्या है? उदाहरण के लिए यहूदी, अफ्रीकी, आर्मेनियाई डायस्पोरा जैसे क्लासिक डायस्पोरा को निर्वासन में मजबूर किया गया, मतलब कि इनको बाहर जाने पे, मतलब अपना होमलैंड छोड़ने पे मजबूर किया गया। ठीक। अपना जो मातृभूमि है उसको छोड़ने के लिए मना, मतलब छोड़ने पे मजबूर किया गया। ठीक। ऐसे लोगों के जो डायस्पोरा है उनको ही पीड़ित डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेबर डायस्पोरा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि इंडिया में बहुत सारे लेबर हैं जो बाहर जाकर, जैसे कि अमेरिका में, सऊदी अरबिया में, कुवैत में, ऐसी जगहों पे जाके वो काम करते हैं। ठीक। एक तरह से अपना लेबर वहाँ पे ले जाते हैं, अपना श्रम जो है वहाँ पे करते हैं। ठीक। तो अगर लेबर के लिए कोई ट्रांसफर हो रहा है अपना होमलैंड छोड़ के दूसरी जगह पे, तो उसको लेबर डायस्पोरा कहा जाता है। एग्जाम्पल मास माइग्रेशन इन सर्च ऑफ वर्क। ठीक। इन सर्च ऑफ वर्क जो मास माइग्रेशन होता है वो भी वो लेबर डायस्पोरा का एग्जांपल है। एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सच एज, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए बिजनेसमैन लोग भी जाके वहाँ पे सेटल होते हैं। ठीक। तो आपको लेबर, आपका अपना वर्क के लिए भी आप माइग्रेट करते हैं, मास माइग्रेशन होता है काम करने के लिए भी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। जैसे कि इंडियन, मैंने एग्जांपल दिया था पहले कि इंडियन लोग जो है बाहर कंट्रीज में जाकर काम करते हैं, अपना लेबर करते हैं। ठीक। तो उसके साथ साथ टर्किश, इस ये सब डायस्पोरा जो है वो ज्यादातर लेबर डायस्पोराज में आते हैं। ठीक। श्रमिक प्रवासी क्या है? उदाहरण के लिए काम की तलाश, 1 मिनट। तो उदाहरण के लिए काम की तलाश में बड़े पैमाने पर प्रवासन और भारतीय और तुर्की डायस्पोरा जैसे आर्थिक अवसर। ठीक।
और आर्थिक अवसर के लिए आप कह सकते हैं, ठीक। और आर्थिक अवसर के लिए जो लोग ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरे जगह के लिए, जैसे कि श्रम के लिए। मैंने एग्जांपल दिया था पहले कि भारतीय लोग जो है ज़्यादातर बाहर जाते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, कुवैत, लंदन और भी अमेरिका वगैरह बहुत सी जगहों पे जाते हैं, साउथ अफ्रीका। तो इन सब जगहों पर जाते हैं ये लोग, ठीक। काम की तलाश में या इकोनॉमिक आर्थिक अवसर के लिए, ठीक। तो ऐसे डायस्पोरा को, इस तरह के डायस्पोरा को क्या कहा जाता है? श्रमिक प्रवासी कहा जाता है, ठीक। इस तरह के प्रवासियों को श्रमिक प्रवासी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेड डायस्पोरा, व्यापार डायस्पोरा। अब ट्रेड डायस्पोरा क्या है? एग्जाम्पल, माइग्रेशन seeking to open trade routes and links such as Chinese and Lebanese diaspora। ठीक, तो ट्रेड डायस्पोरा क्या है? जो लोग ट्रेडिंग के लिए जाते हैं दूसरी जगह पे, अपने होमलैंड को छोड़कर जो ट्रेडिंग के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं, ऐसे डायस्पोराज को क्या कहा जाता है? ट्रेड डायस्पोरा कहा जाता है। इस तरह के डायस्पोराज को ट्रेड डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे कि चाइनीज डायस्पोरा या लेबनीज डायस्पोरा। चाइनीज लोग जो है ट्रेडिंग के लिए दूसरे अपने होमलैंड को छोड़ के दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इस तरह के डायस्पोराज या लेबनीज जो है वो अपने ट्रेडिंग के लिए एक जगह से अपने होमलैंड को छोड़कर दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इस तरह के डायस्पोराज को क्या कहा जाता है? ट्रेड डायस्पोरा कहा जाता है। व्यापार डायस्पोरा, जब आप व्यापार के लिए अपने जो मातृभूमि है उसको छोड़कर दूसरी जगहों पे जाते हैं, तो इस तरह के डायस्पोराज को व्यापार डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे कि चाइनीज लोग, आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि चाइनीज लोगों का ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग के लिए वो अपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, ठीक। लेबनीज लोग जो है वो ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। तो अगर आप ट्रेड के मकसद से जाते हैं, देखिए जो टाइप्स ऑफ डायस्पोरा है ना, वो सिंपल सी बात ये है कि कॉज क्या है, किस कॉज की वजह से लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर वो विक्टिम है, उस वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो विक्टिम डायस्पोरा हो जाएगा। अगर वो लेबर हैं और लेबर के लिए वो ट्रांसफर हो रहे हैं, काम के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं, तो लेबर डायस्पोरा हो जाएगा। ट्रेड के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि व्यापार के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको व्यापार डायस्पोरा कहा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंपेरियल डायस्पोरा। इंपेरियल, इंपेरियल आपको पता है, शासन करने के लिए, मतलब वहाँ पे सरकार चलाने के लिए, अपना गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए। तो एग्जाम्पल, माइग्रेशन एमंग दोज कीन टू सर्व एंड मेंटेन एम्पायर सच एज ब्रिटिश एंड फ्रेंच डायस्पोरा। जैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे कई साल तक यहाँ पे गवर्नेंस किया है, ठीक। यहाँ पे उन्होंने सरकार चलाई है कई सालों तक। तो एक तरह से वो क्या है? ब्रिटिश डायस्पोरा कि आप जो है रूल करने के लिए, इंपेरियल मतलब रूल करना, किसी कंट्री पे जाके रूल करना, अपने होमलैंड को छोड़कर किसी और कंट्री, किसी और जगह पे जाके रूल करने के लिए जब आप ट्रांसफर होते हैं, तो इस तरह के डायस्पोराज को क्या कहा जाता है? इंपेरियल डायस्पोरा। जैसे फ्रेंच लोगों ने किया, कॉलोनीज बनाई, ब्रिटिश लोगों ने किया, कॉलोनीज बनाई। जैसे इंडिया भी जो है एक क्या थी? ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक। तो ब्रिटिश एंड फ्रेंच डायस्पोराज, ब्रिटिश एंड फ्रेंच डायस्पोराज। इंपेरियल डायस्पोराज में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? उदाहरण के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच डायस्पोरा जैसे साम्राज्यों की सेवा और रखरखाव के इच्छुक लोगों के बीच प्रवास। तो ये क्या करते हैं? साम्राज्यों की सेवा करने के लिए और उसका रख रखाव के लिए ट्रांसफर होते हैं। इस तरह के डायस्पोराज को क्या कहा जाता है? इंपेरियल डायस्पोरा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कल्चरल डायस्पोरा। कल्चरल डायस्पोरा क्या होता है? Those who move through a process of chain migration such as the Caribbean diaspora, ठीक। Those who move through a process of chain migration such as Caribbean diaspora। सांस्कृतिक डायस्पोरा क्या है? उदाहरण के लिए जो
कैरेबियन डायस्पोरा जैसे चैन माइग्रेशन की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक चैन की तरह माइग्रेशन करते हैं, मतलब वन बाय वन माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये कल्चरल डायस्पोरा है। ठीक, कल्चर के लिए जो माइग्रेशन होता है वो है कल्चरल डायस्पोरा, सांस्कृतिक डायस्पोरा। संस्कृति के लिए जो डायस्पोरा होता है उसको कल्चरल डायस्पोरा कहा जाता है या सांस्कृतिक डायस्पोरा कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है थ्री बेसिक फीचर्स ऑफ डायस्पोरा। डायस्पोरा के फीचर्स कौन से हैं? तीन बेसिक फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे डायस्पोरा से रिलेटेड। ठीक, तो डायस्पोरा की तीन मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है अ कंटिन्यूइंग कनेक्शन टू अ कंट्री और वर्ल्ड। मतलब जो लोग ट्रांसफर होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका अपने कंट्री से, अपने होमलैंड से कनेक्शन टूट जाता है। जैसे जो इंडियन लेबर जाते हैं बाहर काम करने, ऐसा नहीं है कि उनका कनेक्शन भी पूरी तरह से छूट जाता है इंडिया से। ठीक, कुछ ना कुछ कनेक्शन बाकी रहता है, हमेशा वो यहाँ से जुड़े रहते हैं। इस तरह के जो एक फीचर है ये डायस्पोरा का, कि कंटिन्यूइंग कनेक्शन होता है, मतलब कि कनेक्शन बाकी रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो ट्रांसफर हो जाते हैं वो कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन नहीं टूटता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि, और दूसरी चीज, बेसिक चीज, मैं बार बार कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, कि ये मत समझिएगा कि कंट्री टू कंट्री अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तभी डायस्पोरा होगा। डायस्पोरा अगर आप अपना होमलैंड छोड़ के विद इन कंट्री भी ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो भी डायस्पोरा होगा। जैसे यूपी के लोग जो है मुंबई जाकर रहते हैं, तो ये भी एक तरह का डायस्पोरा है। ठीक, लेकिन कंटिन्यूइंग कनेक्शन होना चाहिए। पहला फीचर क्या है? मूल देश से निरंतर संबंध होना चाहिए। मूल देश से निरंतर संबंध होना चाहिए। आमतौर पर डायस्पोरा जो है वो कंट्री वाइज ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक, तो कंटिन्यूइंग कनेक्शन यानी कि आपके कंट्री, जिस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपका कनेक्शन हमेशा जुड़ा रहता है, वहाँ से आपका संबंध हमेशा बना रहता है। तो ये फीचर है एक तरह का, एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? अ स्ट्रांग ग्रुप कॉन्शियसनेस सस्टेन्ड ओवर टाइम। समय के साथ एक मजबूत समय चेतना बनी रही। ठीक, तो जो वहाँ पे इंडियन लोग होते हैं, जैसे कि मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो लेबर वहाँ पे ट्रांसफर हुए, वहाँ पे जो इंडियन आपस में मिलते हैं उनके पास एक स्ट्रांग ग्रुप कॉन्शियसनेस होता है। ठीक, समय के साथ एक मजबूत समूह चेतना बन जाती है। ठीक, समय के साथ साथ लोग आपस में एक, मतलब वी फीलिंग आ जाती है, आपस में एक स्ट्रांग ग्रुप बन जाता है। ठीक, तो इस तरह की ये भी एक फीचर है डायस्पोरा का। ये भी एक विशेषताएं हैं डायस्पोरा की। अ सेंस ऑफ किनशिप विद डायस्पोरा मेंबर इन अदर कंट्रीज। अन्य देशों में डायस्पोरा सदस्यों के साथ दयालुता की काइंडशिप। ठीक, अ सेंस ऑफ काइंडशिप विद डायस्पोरा मेंबर इन अदर कंट्रीज। बाहर अगर जैसे देखेंगे कि जो लोग सऊदी अरबिया में या कुवैत में जाके काम करते हैं, तो जो आपस में अगर मिलते हैं वो लोग, ठीक, आपस में जब मिलेंगे, इंडियन लोग हैं, तो एक तरह का सेंस ऑफ काइंडनेस डेवलप होता है, रहम का, एक दयालुता की भावना डेवलप होती है आपस में। ठीक, किसी भी प्रॉब्लम में वो लोग फंसेंगे तो ज़्यादातर कौन मदद करेगा? उनके इंडियन ही मदद करते हैं, भारतीय जो होंगे वही मदद करेंगे। ठीक, तो इनके अंदर जो है एक दयालुता की भावना डेवलप होती है। तो ये भी एक फीचर है। ठीक, तो ये तीन फीचर हैं डायस्पोरा के। इसके बाद नेक्स्ट आता है द इंडियन डायस्पोरा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट। अगर कंट्री वाइज देखेंगे तो इंडियन डायस्पोरा जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा है, क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग बाहर कंट्रीज में जाकर ट्रेड, बिजनेस या लेबर के लिए ट्रांसफर होते हैं। ठीक, भारतीय डायस्पोरा दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, और इसकी वजह मेन क्या है? लेबर फोर्स। भारत में लेबर फोर्स ज़्यादा है। ठीक, तो इसीलिए लेबर यहाँ से ट्रांसफर होते हैं अलग कंट्रीज में, जैसे कि हाँ, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, इन सब जगहों पे। ठीक, इसीलिए अगर कंट्री वाइज यानी कि देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय डायस्पोरा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। ठीक, और अगर रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो ज्यूस, ज्यूस का जो डायस्पोरा है, ज्यूस डायस्पोरा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। और उनके अंदर जो है वो विक्टिम डायस्पोरा पाया जाता है। ठीक, इंडियन डायस्पोरा में ज़्यादातर लेबर डायस्पोरा पाया जाएगा, ट्रेड डायस्पोरा पाया जाएगा, या बिजनेस से रिलेटेड डायस्पोरा पाया जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वैल्यूज। वैल्यूज यानी कि मोल। वैल्यूज आर इंडिविजुअल बिलीफ दैट मोटिवेट पीपल टू एक्ट वन वे और अनदर। तो वैल्यू क्या है? वैल्यूज क्या है? एक इंडिविजुअल की बिलीफ होती है जो उसको एक्ट करने के लिए मोटिवेट करती है कि किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से वो एक्शन करेगा सोसाइटी में या समाज में, किस तरह से एक्शन करेगा, ये वो उसकी वैल्यू ही मोटिवेट करती है। ठीक। दे सर्व एज गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। और वैल्यू जो है सर्व करते हैं गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर, मतलब आपका बिहेवियर कैसा होगा ये वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है, आपकी वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। ठीक। मूल व्यक्तिगत विश्वास में जो लोगों को एक या दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक। तो मूल क्या है? व्यक्तिगत विश्वास है जो लोगों को एक या दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक। एक या दूसरे तरीके से मतलब किस तरीके से वो कार्य करेंगे समाज में, उसके लिए ये मूल्य ही प्रेरित करता है। ठीक। आपका मूल्य जैसा होगा वैसा आप जो है कार्य करेंगे। वे मानव व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। मानव व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, मतलब कि आपको किस तरह से रहना है, आपका व्यवहार कैसा होगा समाज में, ये सब कौन डिसाइड करता है? आपके मूल्य डिसाइड करते हैं। आपका मूल्य ही मार्गदर्शन करता है इन सब चीजों को। Generally, people are predisposed to adopt the values that they are raised with। ठीक। जनरली जो पीपल होते हैं वो प्रीडिस्पोज टू अडॉप्ट द वैल्यूज दैट दे आर रेज्ड विद, मतलब कि जहाँ पे वो पले बड़े होते हैं वहाँ की वैल्यूज वो लोग अडॉप्ट करते हैं। मतलब आप जहाँ पे पले बड़े होंगे, जहाँ पे आप पैदा हुए होंगे, वहाँ की वैल्यू ही आप अडॉप्ट करते हैं जनरली। ठीक। पीपल आल्सो टेंड टू बिलीव दैट दोज वैल्यूज आर राइट। और लोग जो है यही बिलीव करते हैं कि उनकी वैल्यू ही राइट है। ठीक। बिकॉज दे आर द वैल्यूज ऑफ देयर पर्टिकुलर कल्चर, क्योंकि वो उन्हीं के कल्चर की वैल्यूज होती है। बिकॉज दे आर द वैल्यूज ऑफ देयर पार्टिकुलर कल्चर, क्योंकि ये उनके पार्टिकुलर कल्चर की ही वैल्यूज होती है। आमतौर पर लोग उन मूल्यों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं जिनके साथ वो बड़े होते हैं, मतलब जिनमें जिन मूल्यों में वो पले बड़े होते हैं उन्हीं मूल्यों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। और लोग उन्हीं मूल्यों को सही मानते हैं। ठीक। और लोग उन्हीं मूल्यों को सही मानते हैं क्योंकि वह उनकी विशेष 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 संस्कृति के मूल होते हैं, क्योंकि वो उनके ही विशेष संस्कृति के मूल होते हैं। ठीक। डेफिनेशन क्या है? अब वैल्यूज की परिभाषाएं क्या हैं? अलग अलग लोग थिंकर्स ने वैल्यूज की परिभाषा बताई है। इसमें हम लोग देखते हैं एच.एम. जॉनसन ने क्या डेफिनेशन दी है वैल्यूज की। तो वैल्यूज आर जनरल स्टैंडर्ड एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। ठीक। तो वैल्यूज को जनरल स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं और इसको जो है हाई ऑर्डर नॉर्म्स भी कहा जा सकता है। ठीक। हाई ऑर्डर नॉर्म्स या जनरल स्टैंडर्ड भी कहा जा सकता है। एच.एम. जॉनसन मूल समान मानक हैं और इन्हें उच्च आदेश मानदंड माना जा सकता है। ठीक। उच्च आदेश मानदंड भी माना जा सकता है और ये जो है मूल समान मानक होते हैं। ठीक। मूल्य जो है वो समान मानक होते हैं और इनको उच्च आदेश मानदंड भी कहा जा सकता है। पीटर वर्सले ने क्या डेफिनेशन दी है वैल्यूज की? बोलिए। सो पीटर वर्सले ने क्या डेफिनेशन दी है वैल्यूज की? जनरल कॉन्सेप्शन ऑफ गुड ideas about the kind of end that people should pursue throughout their lives and throughout many different activities in which they engage। ठीक। अच्छे की समान अवधारणा, मतलब क्या चीज अच्छी है
उस चीज़ का एक आइडिया जो पीपल जो है परस्यू करता है अपनी पूरी लाइफ में वो इस चीज़ को गेन करता जाता है, ठीक, कि क्या सही है, क्या गलत है और कौन सी अच्छी चीज़ होती है, ठीक। और जो भी वो एक्टिविटी में वो इंगेज होता है, उनमें वो वैल्यूज़ लगाता है, ठीक। पीटर वॉशले कहते हैं कि अच्छे की समान अवधारणा है, वैल्यू जो है वो क्या है, मूल्य क्या है, अच्छे की समान अवधारणा है उस तरह के लक्ष्यों के बारे में विचार जो लोगों को अपने पूरे जीवन में और कई अलग-अलग गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, जिसमें वो संलग्न हो, ठीक। तो अपने वो पूरे जीवन में उसको वैल्यूज़ को शामिल करना चाहिए और जो भी गतिविधियाँ करते हैं, उन गतिविधियों में भी अपने मूल्यों को संलग्न मतलब अपने मूल्यों को शामिल करना चाहिए, जिसमें वो संलग्न हो, ठीक। एम हर्लम्बस ने क्या डेफिनेशन दी है वैल्यूज़ की? एम हर्लम्बस ने क्या डेफिनेशन दी है मूल्य की, देख लेते हैं हम लोग। अ वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड वर्थवाइल। वैल्यू क्या है? एक बिलीफ है कि कुछ कुछ चीजें जो है वो सही हैं और वर्थवाइल है, मतलब इसको करना फायदेमंद है। कम नोट्स के लिए कम वर्ड वाक्य बनाए, क्या मतलब है? डेफिनेशन जो होती है वो पूरी डेफिनेशन आपको तो लिखना पड़ेगा ना। अब ये डेफिनेशन में मैं थोड़ी कुछ कट कट कर सकता हूँ, डेफिनेशन में कुछ कट नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे समझाना होता है तो नोट्स बहुत ब्रीफ में भी रहेगी तो सही नहीं होगी, ठीक। नोट्स इतनी रहनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। अब आप समझ लिया, पीडीएफ डाउनलोड किया, उससे आप जो है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उससे आप डिसाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत लेंदी ना हो, ठीक। क्योंकि डेफिनेशन खुद पूछी जाती है एग्जाम में, वैल्यूज की डेफिनेशन पूछी जाएंगी। अब वैल्यूज की डेफिनेशन देके आपसे पूछ लिया कि ये किसके डेफिनेशन है, तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आप तो बता नहीं सकते उसको। तो एम हर्लमस, अब डेफिनेशन को कट तो किया नहीं जा सकता, वो पूरी पूरी डेफिनेशन आपको पढ़ना होता है। एम हर्लमस का क्या डेफिनेशन है वैल्यूज का? अ वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड वर्थवाइल। वैल्यू क्या है? कि कोई चीज जो है अच्छी है और वर्थवाइल है। वर्थवाइल मतलब कि जिसकी कोई कीमत होती है, जिसका जिसको मतलब आप करना बेहतर होगा, ठीक। इट डिफाइंस व्हाट इज वर्थ हैविंग एंड वर्थ स्ट्राइविंग फॉर, ठीक। ये डिफाइन करता है कि क्या चीज रखना मतलब योग्य होगा और क्या चीज के लिए प्रयास करना जो है वो योग्य होगा। स्ट्राइविंग मतलब प्रयास प्रयास करना या किसी चीज की चाहत रखना, ठीक। एक मूल्य एक विश्वास है कि कुछ अच्छा है और सार्थक है। ये परिभाषित करता है कि क्या पाने योग्य है और इसके लिए प्रयास करने योग्य है, ठीक। तो क्या पाने योग्य है और इसके लिए क्या किस चीज के लिए प्रयास करने योग्य है, ठीक। ये हर्लम्बस की डेफिनेशन है मूल्य की या वैल्यूज। फंक्शंस ऑफ वैल्यूज, अब वैल्यूज के फंक्शन क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखिए कितना ब्रीफ ब्रीफ लिखा हुआ है, एक एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक। पॉइंट वाइज नोट्स बना के लाता हूँ इसलिए मैं, ताकि मतलब आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। पैराग्राफ वाइज नहीं होता है कि एक पैराग्राफ में पूरा भर के लेगा, ठीक। फंक्शंस ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के कार्य। अब फंक्शन क्या है वैल्यूज के? तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो प्रोवाइड गोल्स और एंड फॉर द मेंबर्स टू एम फॉर, ठीक। तो आपको गोल और एंड प्रोवाइड करता है जिसके लिए आपको काम करना है, जिसके लिए आपको आ, आपका एम होना चाहिए, ठीक। आपको गोल प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड करता है, ये वैल्यू ही प्रोवाइड करता है, ठीक। सदस्यों के लक्ष्य के लिए लक्ष्य या लक्ष्य प्रदान करता है, ठीक। तो सदस्यों के लक्ष्य के लिए जो है गोल और एंड को ये लक्ष्य ही कह दिया है, ठीक। लक्ष्य या अंत प्रदान करता है कि मतलब आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका एम क्या होना चाहिए लाइफ में, ये मूल्य ही डिसाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड फॉर stabilities and uniformities in group interaction, hence create sense of belongingness among people who shared common। समूह अंततः क्रिया में स्थिरता और एकरूपता प्रदान करें, इसलिए आम तौर पर साझा करने वाले लोगों के बीच अपनेपन की भावना होती है, ठीक।
तो ये सारे लोगों के जो एक्शन होते हैं या इंटरेक्शन होते हैं, उनमें जो है ये एक स्टेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटीज मतलब कि सारे लोगों की वैल्यूज सेम होती है, तो उसी हिसाब से सारे लोग काम करते हैं। तो एक तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है लोगों में। क्यों क्यों आती है? क्योंकि लगता है कि सब अपने ही हैं और अपने जैसे लोग हैं। ठीक। तो समूह क्या है? समूह के लिए क्या करता है मूल्य? तो मूल्य जो है समूह में स्थिरता पैदा करता है, एकरूपता प्रदान करता है। मतलब सारे लोग एक ही रूप जैसे होते हैं क्योंकि एक ही वैल्यू को मानने वाले होते हैं। तो इसी वजह से जो है उनके अंदर अपनेपन की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि सारे लोग एक ही मूल्य को साझा कर रहे होते हैं। ठीक। वैल्यू के फंक्शन को या पूरी वैल्यूज को फिर से एक्सप्लेन करना बताइए। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है वैल्यू का? ब्रिंग लेजिटिमेसी टू द रूल्स दैट गवर्न स्पेसिफिक एक्टिविटीज। ठीक। और रूल्स को जो वैल्यू है वो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं। लेजिटिमेसी मतलब एक लीगल मान लेते हैं। ठीक। लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं रूल्स को जो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज को गवर्न करता है। विशेष गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को वैधता प्रदान करते हैं। तो गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले जो नियम होते हैं उनको ये वैधता प्रदान करते हैं। ठीक है, फंक्शन हो जाए उसके बाद मैं वैल्यू के डेफिनेशन को फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। हेल्प टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। ठीक। मतलब कि जो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनके बीच एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है कौन? वैल्यू। ठीक। नियमों के विभिन्न सेटों के बीच किसी प्रकार का समायोजन लाने में सहायता करता है। ठीक। मतलब कि नियमों जो अलग अलग नियम होते हैं उनके बीच में समायोजन लाने के लिए सहायता करता है कौन? मूल्य। ठीक। डिफरेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड व्हाट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। तो ये बताता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं समाज में या सोसाइटी में, ठीक, तो वहाँ पे क्या गलत है क्या सही है ये कौन बताता है? वैल्यू ही बताता है। क्या डिजायरेबल है क्या अनडिजायरेबल है? डिजायर मतलब जिसको मतलब सही माना जा सकता है। ठीक। डिजायरेबल मतलब जो चीज करना चाहिए और जो चीज नहीं करना चाहिए। ठीक। सही और गलत के बीच अंतर करना कौन सिखाता है? वैल्यू ही, मूल्य ही। वांछनीय और अवांछनीय के बीच अंतर बताता है कौन? मूल्य ही बताता है। ठीक। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से, के बाद नॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एच एम जॉनसन के डेफिनेशन है वैल्यू की। तो वैल्यूज आर जनरल स्टैंडर्ड एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। तो वैल्यूज क्या है? जनरल स्टैंडर्ड है और ये इसको जो है हाई ऑर्डर नॉर्म के तौर पे डिफाइन किया जा सकता है। जनरल स्टैंडर्ड मतलब कि किस तरह से आप समाज में काम करेंगे, किस तरह से रहेंगे, आपका व्यवहार क्या होगा, आपका बिहेवियर क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में वैल्यू ही बताता है। एच एम जॉनसन मूल्य समाज मानक है, सामान्य मानक है। सामान्य मानक मतलब कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ये सब कौन बताता है? मूल्य ही बताता है। और इन्हें उच्च आदेश मानदंड भी माना जा सकता है। ठीक। और इन्हें उच्च आदेश मानदंड भी माना जा सकता है। पीटर वार्सले ने कैसे डिफाइन किया है वैल्यूज को? जनरल कंसेप्शन ऑफ गुड्स, मतलब क्या चीजें गुड हैं। आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ एंड दैट पीपल शुड परसीव थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक। तो आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ एंड मतलब कि किस तरह के एंड हैं, किस तरह के एम होंगे आपके, उन सब के बारे में बताता है। और क्या चीजें अच्छी हैं इस सब के बारे में बताता है, जो आदमी को जो है पूरी अपनी लाइफ में करना चाहिए, या जो भी एक्टिविटीज कोई आदमी करता है उसमें अपनी वैल्यू को उसको शामिल करना चाहिए। ठीक। पीटर वार्सले कहते हैं कि अच्छे की समान अवधारणा, मतलब कि अच्छी चीज क्या है इसकी एक समान अवधारणा है।
उस तरह के लक्ष्यों के बारे में विचार जो लोगों को अपने पूरे जीवन में, और उस तरह के लक्ष्यों के विचार के बारे में विचार, मतलब कि जो अच्छे लक्ष्य हैं उनके बारे में विचार, और जो आदमी को अपने पूरे जीवन में जो भी वो गतिविधियां करता है उसमें अपने मूल्यों को शामिल करना चाहिए। ठीक। एम हरलोमस क्या कहते हैं वैल्यूज के बारे में? एम हरलोमस का कहना है, अ वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड वर्थवाइल। वैल्यू क्या है? एक बिलीफ है कि कुछ चीजें सही हैं और सार्थक हैं। सही है और सार्थक है मतलब, सार्थक मतलब जो चीजें कीमती होती है। ठीक, जो अच्छी चीज होगी वही कीमती होगी। ठीक, तो क्या चीज अच्छी है और क्या वर्थ वाइल है, ये वैल्यू ही बताता है। इट डिफाइन व्हाट इज वर्थ हैविंग एंड वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। क्या चीज पाना सही होगा और किस चीज के लिए जो है कोशिश करना चाहिए। ठीक, तो अच्छी चीजों के लिए आप कोशिश करते हैं और अच्छी चीजों की पाने की कोशिश करते हैं, तो वैल्यूज आपको वो सारी चीजें बताता है कि क्या चीज पाना सही होगा और क्या चीज के लिए कोशिश करना, पाने की कोशिश करना सही होगा। ठीक, एक मूल्य, एक विश्वास है कि कुछ अच्छा और सार्थक है, मतलब कि कोई चीज अच्छी है और सार्थक है, ये कौन बताता है हमें? मूल्य ही बताता है। ये परिभाषित करता है कि क्या पाना योग्य है और इसके लिए प्रयास करने योग्य है, मतलब किस चीज को पाना योग्य है और किस चीज के लिए प्रयास करना भी योग्य है। ठीक, ये कौन बताता है? मूल्य ही बताता है। फंक्शंस हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी कि आदर्श। इन जनरल parlance, the term norms refers to that which is most common or that which is normal। ठीक, तो नॉर्म क्या है? अगर हम आम भाषा में देखेंगे, आम बोलचाल की भाषा में अगर देखें, तो नॉर्म्स का मतलब क्या है? जो ज़्यादा कॉमन हो, जो ज़्यादा जगहों पे पाया जाता हो, ज़्यादा कॉमन हो, आपस में बहुत लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हो, या आर विच इज नॉर्मल, और जो चीज़ नॉर्मल। ठीक, समान बोलचाल में आदर्श शब्द का अर्थ है कि जो सबसे सामान्य है या जो सामान्य है। ठीक, जो नॉर्मल है और जो सबसे समान है, आपस में जो समान है। ठीक, फॉर सोशोलॉजिस्ट, अब सोशोलॉजिस्ट के नाम, सोशोलॉजिस्ट के लिए नॉर्म्स का क्या मतलब है या आदर्श का क्या मतलब है? नॉर्म्स मीन एनी शेयर्ड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है उसको नॉर्म्स कहा जाता है। कोई भी शेयर्ड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर which is in turn entails certain expectation of behavior in a given situation। एक गिवन सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन है उसमें आपका बिहेवियर कैसा होगा, ये नॉर्म्स डिसाइड करता है। एक सेट आपको प्रोवाइड कर देता है कि इस सिचुएशन में आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए और इस सिचुएशन में आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ठीक, समाजशास्त्रियों के लिए मानदंड का अर्थ व्यवहार का कोई साझा मानक है। ठीक, तो मानदंड का अर्थ क्या है? व्यवहार का कोई साझा मानक है जो बदले में किसी स्थिति में व्यवहार की कुछ अपेक्षाओं को पूरा करता है। मतलब कि किसी भी स्थिति में आपके व्यवहार कैसे होंगे, ठीक, ये कौन डिसाइड करता है? मानदंड ही, यानी कि नॉर्म्स ही डिसाइड करते हैं। ठीक, आप किसी स्थिति में आप कैसा व्यवहार करेंगे, इसकी अपेक्षा कौन करता है? मानदंड ही करता है। ठीक, as such that which is normal, most common is not necessarily normative or shared expectation। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नॉर्मल है वो नॉर्म्स में ही आ जाती है। मतलब यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो चीज़ कॉमन हो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मेटिव हो, मतलब कि एक शेयर्ड एक्सपेक्टेशन हो, सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन हो। ठीक, इस प्रकार जो समान है, सबसे समान, आवश्यक रूप से प्रमाणित प्रमाणित एक साझा अपेक्षा नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीजें समान हो वो एक साझा अपेक्षा हो, और साझा अपेक्षा ही नॉर्म्स कहलाएगी, साझा अपेक्षा ही मानदंड कहलाएगा। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि जो सारी चीजें समान हो वो सारी चीजें जो है, नॉर्म्स तो जो मानदंड है वो समान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे समान चीजें जो है वो मानदंड में आ जाए। ठीक, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग नॉर्म्स का क्या मतलब है? अ नॉर्म्स इज अ शेयर्ड एक्सपेक्टेशन। शेयर्ड एक्सपेक्टेशन मतलब कि आपकी सोसाइटी क्या आपसे एक्सपेक्टेशन करती है। ठीक,
आपकी सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है या आपके ग्रुप का एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, यही होता है शेयर्ड एक्सपेक्टेशन। ठीक। A norms is a shared expectation of behavior that connotes what is considered culturally desirable and appropriate। जो ये बताता है कि क्या कल्चरली डिजायरेबल है और अप्रोप्रिएट, मतलब कि क्या आपके कल्चर में डिजायरेबल है, आपका कल्चर किस चीज को करने के लिए अलाउ करता है और किस चीज को करने के लिए अलाउ नहीं करता है, और क्या चीजें अप्रोप्रिएट है, मतलब करने योग्य। ठीक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी के अनुसार एक मानदंड व्यवहार की एक साझा अपेक्षा है। व्यवहार की एक साझा अपेक्षा मतलब कि आपका समाज या आपका ग्रुप आपसे क्या अपेक्षा करता है, आपसे किस तरह की के व्यवहार की अपेक्षा करता है, जो सांस्कृतिक रूप से वांछनीय और उचित मानी जाने वाली बातों को दर्शाता है। जो सांस्कृतिक रूप से मतलब कि आपकी संस्कृति के हिसाब से वो बताएगा कि क्या चीजें वांछनीय है और उचित है। ये कौन बताता है? मूल्य ही बताता है। ठीक। कि आपकी संस्कृति के हिसाब से क्या चीज वांछनीय है और क्या चीज उचित है, ये आपका मानदंड ही यानी कि नॉर्म्स ही बताता है। एम हार्लोमोस कैसे डिफाइन करते हैं नॉर्म्स को? सो ही डिफाइंस इट एज नॉर्म्स इज अ स्पेसिफिक गाइड। नॉर्म्स क्या है? एक स्पेसिफिक गाइड। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजों की गाइड होती है। ठीक। आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें यूजर मैनुअल मिलता है कि कैसे यूज करना है उसको। तो इसी तरह एक स्पेसिफिक गाइड है टू एक्शन, मतलब आप किस तरह से एक्शन करेंगे उसका एक गाइड, एक तरीका बताया हुआ है। नॉर्म्स उसी को कहते हैं। एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट मतलब कि आप कौन सा एक्शन जो है एक्सेप्टेबल है या अप्रोप्रिएट है, इसकी गाइड प्रोवाइड करता है कौन? नॉर्म्स। बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मेन सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो ये है कि एक पार्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसको आप कैसे पता कर सकते हैं? नॉर्म से पता कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्म्स जो है एक तरह से आपको गाइड प्रोवाइड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक। एम हार्लम्बर्स इसे परिभाषित करते हैं मानदंड विशेष स्थिति में स्वीकार और उचित व्यवहार की कार्रवाई के लिए एक विशिष्ट मार्गदर्शिका। मतलब कि किसी भी विशेष स्थिति में आपका जो व्यवहार है वो स्वीकार है या नहीं, उचित है या नहीं, ये कौन बताएगा? मानदंड ही बताते हैं। ठीक। ये मानदंड ही बताते हैं कि किसी भी स्थिति में आपका स्वीकार या उचित व्यवहार कैसा होना चाहिए। स्वीकार या उचित व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, ये मानदंड ही बताते हैं। इन सिंपल टर्म्स, अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझा जाए, नॉर्म्स और गाइडलाइंस विच डायरेक्ट आवर कंडक्ट इन पार्टिकुलर सिचुएशन। एक पार्टिकुलर सिचुएशन में आपका कंडक्ट कैसा होगा, मतलब किस तरह से आप एक्ट करेंगे, इसकी गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है? नॉर्म्स प्रोवाइड करता है। ठीक। सरल शब्दों में मानदंड दिशा निर्देश है। तो मानदंड क्या है? एक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश किसको कहते हैं? जो हमें बताते हैं कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से नहीं करना है, जो विशेष स्थिति में हमारे आचरण को निर्देशित करते हैं, जो विशेष स्थिति में हमारे आचरण को निर्देशित करते हैं। ठीक। दे आर सिमिलर टू रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो है नॉर्म्स जो है वो रूल्स और रेगुलेशन के सिमिलर होते हैं। in being prescriptive, in being prescriptive, although they lack the formal status of rule। फॉर्मल स्टेटस नहीं होता है, मतलब ये लिखित नहीं होते हैं नॉर्म्स, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन के जैसे ही होते हैं। ठीक। वे आदेशात्मक होने में नियमों और विनियमनों के समान हैं, हालांकि उनमें नियमों की औपचारिक स्थिति का अभाव है। ठीक। नियमों की औपचारिक स्थिति का अभाव तो होता है, लेकिन ये लिखित नहीं होते। ठीक। लिखित नहीं होते हैं मतलब फॉर्मल तरीके से नहीं होते। ठीक। तो कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन में आपको बिहेव कैसे करना है, इसको गाइड करना करता है आपका मानदंड यानी कि नॉर्म्स। जैसे आप जो है किसी डेथ मतलब किसी आदमी की डेथ हो गई, आप वहां पे जा रहे हैं,
तो अब वहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा होगा ये कौन गाइड करता है? नॉर्म्स गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके हंसने लग रहे हैं, ठीक, हंसते नहीं है तो क्या है, एक तरह से आपका नॉर्म्स ही है कि आपका वहाँ पे बिहेवियर कैसा होगा, ठीक, ये आपका नॉर्म्स कंट्रोल कर रहा है, ठीक। हर सिचुएशन में आपको अपना बिहेवियर अलग रखना होता है। दीज रूल्स आर सोशल एक्सपेक्टेशन। तो ये जो रूल्स और सोशल एक्सपेक्टेशन है जिनको नॉर्म्स कहा जाता है, ठीक, स्पेसिफाई हाउ पीपल शुड एंड शुड नॉट बिहेव इन वेरियस सिचुएशन। तो एक सिचुएशन में पीपल को कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा नहीं बिहेव करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई जो है किसी के डेथ पे जाता है तो वहाँ पे उसको हंसना नहीं चाहिए, ठीक। और अगर जो है कोई खुशी का प्रोग्राम है तो वहाँ पे उसको रोना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको बताता है कि जो पीपल है उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए और किस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, ठीक। ये नियम या सामाजिक अपेक्षाएं, मानदंड जिसको कहा जाता है, निर्दिष्ट करते हैं कि लोगों के विभिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करना चाहिए, लोगों को विभिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। अगर दुख के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दुख ही जाहिर करना चाहिए, वहाँ पे खुशी जाहिर नहीं करना चाहिए। और अगर खुशी के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे खुशी जाहिर करना चाहिए, वहाँ पे दुख का दुख नहीं शो करना चाहिए वहाँ। So Kinsley Davis has given an exclusive list of social norms as under। तो इन्होंने सोशल नॉर्म्स की एक लिस्ट दिया है पूरा, किन्सले डेविस ने, ठीक। तो अलग अलग नॉर्म्स के बारे में बताया है कि नॉर्म्स किस तरह के होते हैं, ठीक। किन्सले डेविस ने निम्नानुसार सामाजिक मानदंडों की एक विस्तृत सूची दी, ठीक। तो समाज में किस तरह के मानदंड होते हैं उसकी अलग अलग सूची दी है उन्होंने। तो सबसे पहले आता है फोकवेश। फोकवेश भी एक तरह का नाम है, लोकमार्ग। फोकवेश किसको कहेंगे? फोकवेश मतलब ऐसे तरीके बहुत जमाने से जो चलते आ रहे हैं, ठीक। बहुत जमाने से जो तरीके चलते आ रहे हो, हाँ, उसको फोकवेश कहा जाता है। मोर्स, जैसे कि आप जो है मंदिर में जाएंगे तो चप्पल उतार के जाएंगे, ये क्या है, एक तरह का फोकवेश है, ठीक। लोकमार्ग, मोरेश, अधिक, अधिक नहीं होगा ये, मोरेश का ट्रांसलेशन अलग होगा, देख लीजिएगा आप लोग, मैं उसे ट्रांसलेट करके इसको अपलोड करूंगा पीडीएफ में। तो फोकवेश, मोरेश, लोकमार्ग और मोरेश, ये दो दो हैं। और आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। लॉज, लॉज भी जो है ये नॉर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू किन्सले डेविस, कस्टमररी एंड इनएक्टेड लॉज। तो लॉज ऐसा नहीं है कि जो रिटन है, जो कस्टमररी है और इनएक्टेड लॉज है उनको आप नॉर्म्स में रख सकते हैं। कानून, प्रथागत और अधिनियमित कानून, ठीक। प्रथागत मतलब जो आपके प्रथा से चले आ रहे हैं, प्रथा मतलब जो ट्रेडिशनल है, ठीक। अनियमित रूप से जो कानून बने हुए हैं वो सब आपके नॉर्म्स में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस भी आपके नॉर्म्स में आते हैं, संस्थाएं जो है वो नॉर्म्स में आती हैं। कस्टम, मोरालिटी एंड रिलीजन, कस्टम, मोरालिटी एंड रिलीजन ये सब नॉर्म्स के ही पार्ट हैं। रीति, नैतिकता और धर्म, ठीक, ये सब चीजें नॉर्म्स में आती हैं अकॉर्डिंग टू किन्सले डेविस। सो किन्सले डेविस ने जो है एक नॉर्म्स की लिस्ट दिया है। उन नॉर्म्स की लिस्ट कौन कौन सी है? फोकवेज, मोरिश यानी कि लोकमार्ग, लॉज यानी कि कानून, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, कस्टम, मोरालिटी एंड रिलीजन रीति, नैतिकता और धर्म। सोशल नॉर्म्स परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शन। अब सोशल नॉर्म्स जो होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या क्या होता है। सामाजिक मानदंड निम्नलिखित मुख्य कार्य करते हैं। तो कौन कौन से कार्य करते हैं जो सामाजिक मानदंड होते हैं? दे डायरेक्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो है डायरेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। डायरेक्ट करना मतलब कि किस तरह का आपका बिहेवियर होगा ये बताते हैं। रेगुलेट करना मतलब कि आप उस जिस तरह से बिहेवियर बताया गया है उस तरह से आप कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना, ठीक।
जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया है कि किसी के डेथ पे आप जा रहे हैं, तो नॉर्म्स आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। वहाँ पे आपका फेस जो है वो सैड वाला फेस होना चाहिए, दुःख वाला फेस होना चाहिए। ठीक, रेगुलेट करना मतलब आप वहाँ पे दुःख वाला फेस कर रहे हैं कि नहीं, ये नॉर्म्स ही रेगुलेट करता है आपको। ठीक, और कंट्रोल करना मतलब कंट्रोल करना, आप वहाँ पे हँस नहीं सकते, ये आपका नॉर्म्स ही आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक, वे मानव व्यवहार को निर्देशित, विनियमित और नियंत्रित करते हैं। ठीक, तो मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं कि किस तरह का आपका व्यवहार किस स्थिति में कैसा हो। ठीक, आपका व्यवहार किस स्थिति में कैसा होगा ये निर्देशित करते हैं कौन, मानदंड। विनियमित करते हैं मतलब कि आपको जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आप कर रहे हैं या नहीं। ठीक, और नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित मतलब कि उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा व्यवहार आपको निर्देशित किया गया है वैसा ही आपको करना। ठीक, जैसे दुःख के सेरेमनी में आपको जो है दुःख का ही व्यवहार करना है, दुःख का ही मतलब दुःख दुखी होना चाहिए, आपका फेस जो है वो दुखी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप दुःख में हैं। ठीक, और अगर खुशी का मौका है तो वहाँ पे आपकी खुशी जो है आपके चेहरे पे ज़ाहिर होनी चाहिए। ठीक, the process by which norms and other behavioral regulators are transferred into personality elements is called socialization. अब ये नॉर्म्स जो है सिंपल भाषा में अगर ये समझा जाए तो नॉर्म्स हमारे अंदर कैसे आते हैं, नॉर्म्स हमारी पर्सनालिटी में का हिस्सा कैसे बनते हैं, तो ये सोशलाइजेशन के जरिए बनते हैं। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मानदंड और अन्य व्यवहार नियामक व्यक्तित्व तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, समाजीकरण कहलाती है। तो ये जो नॉर्म्स हम लोग सीखते हैं और हमारे व्यवहार में जो नॉर्म्स आते हैं, हमारे अंदर जो हमारे व्यक्तित्व में जो व्यवहार आते हैं, जो मानदंड आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो समाजीकरण के ज़रिए आते हैं। दे हेल्प इन सैटिस्फाइंग आवर सोशल नीड, ये हमारे सोशल नीड को पूरा करने में मदद करते हैं। ये हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये भी एक आवश्यकता होती है कि किस सिचुएशन में, किस स्थिति में हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा। ये भी एक तरह से सोशल नीड होती है, जिसको कौन बताता है, आपका नॉर्म्स ही बताता है। They help in establishing social order by mitigating tensions and conflict in society. तो जो टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट हैं सोसाइटी में, उसको कम करके जो है ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, उसको कम करके ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वे समाज में तनाव और संघर्ष को कम करके सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद करते हैं। ठीक, तो समाज में जो तनाव है, जो संघर्ष है, उसको कम करके समाज में जो सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने में मदद करते हैं कौन, मानदंड। ठीक, तो वह नॉर्म्स जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं सोशल ऑर्डर को, कैसे, टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करते हैं। मिटिगेट करना मतलब किसी चीज को कम करना। ठीक, दे एक्ट एज मेजरिंग स्केल टू इवेलुएट सोशल बिहेवियर। तो ये एक तरह का मेजरिंग स्केल है, क्योंकि नॉर्म्स एक गाइडलाइन आपके पास लिखी हुई है, और एक आदमी जो है उस तरह का बिहेव कर रहा है कि नहीं, उसके बिहेवियर को इवेलुएट करने के लिए ये नॉर्म्स काम आता है। ठीक, जैसे नॉर्म्स है कि किसी के डेथ पे आपको हंसना नहीं है, तो अगर कोई हंस रहा है या नहीं हंस रहा है, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉर्म्स का ही, मानदंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, वे सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए मापक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए ये जो है मापक के रूप में काम करते हैं। मापक के रूप में मतलब मापने की चीज जो होती है, कि किसी का व्यवहार मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, मानदंड का ही इस्तेमाल करते हैं। They act as ideals and objective in certain situations. तो ये आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव किसी सिचुएशन में जो है ये आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। आइडियल मतलब कि जिस चीज़ को करना चाहिए, जिस चीज़ को
करना सबसे बेहतर होगा। ठीक, वे कुछ स्थितियों में आदर्शों और उद्देश्यों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, तो कुछ स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे जो मानदंड होते हैं वो आदर्श और उद्देश्यों के रूप में कार्य करते हैं। दे हेल्प इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा होगा ये प्रिडिक्ट करने में भी मदद करते हैं। जैसे कोई आदमी जो है अगर डेथ सेरेमनी में जा रहा है, डेथ किसी की डेथ हुई है उसमें जा रहा है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर वहाँ पे कैसा होगा। ठीक, वे व्यवहार की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। ठीक, अगर कोई खुशी के मौके पे जा रहा है तो आप उस पे उसका व्यवहार कैसा होगा वहाँ पे आप यहाँ से भविष्यवाणी कर सकते हैं उस चीज़ की। ठीक, नेक्स्ट आता है रूल्स यानी कि नियम। अब ये रूल्स क्या होते हैं? रूल्स दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल एंड एप्रोप्रिएट एक्शन। रूल्स क्या होते हैं जो डिफाइन करते हैं एक्सेप्टेबल एंड एप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक, ये भी नॉर्म्स की तरह ही है लेकिन ये रिटर्न होते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब कि कौन सा एक्शन आपका एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्शन आपका अप्रोप्रिएट है, ये कौन डिसाइड करता है? रूल। विद इन अ गिवन ग्रुप और कम्युनिटी, ये गिवन ग्रुप या कम्युनिटी में आपका जो एक्शन है वो अप्रोप्रिएट है या एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? रूल। दस गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो ये भी ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो मैंने बोला कि नॉर्म्स और रूल्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस नॉर्म्स जो है वो रिटर्न नहीं होते हैं और रूल्स जो है वो रिटर्न होते हैं। ठीक, नियम जो स्वीकार और उचित कार्य को परिभाषित करते हैं। किसी दिए गए समूह का समुदाय के भीतर इस प्रकार मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। ठीक, इस प्रकार मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करता है और किसी समाज में या किसी समुदाय में आपका उचित कार्य या स्वीकारित कार्य कौन सा है ये नियम ही बताता है। ठीक, जैसे आपको चोरी नहीं करना है, ठीक, ये रिटन है। अगर आप चोरी करेंगे तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक, आपको उसके अकॉर्डिंग सजा मिल सकती है। तो ये रूल्स भी आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं ना। आप अगर चोरी नहीं कर रहे हैं इस डर से कि रूल में ये लिखा हुआ है कि आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, तो एक तरह से आपका बिहेवियर वहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है ना, आपका व्यवहार वहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, तो नियम भी आपके, रूल भी आपके व्यवहार को, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। They consist of what we do, what we believe others do, and what we believe others approve of and expect us to do ठीक, तो ये क्या चीज़ है? क्या हम करते हैं ये भी रूल्स में आ जाता है, और किस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं ये भी रूल्स में आ जाता है। दूसरे लोग क्या करते हैं और दूसरे लोग किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, या हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि दूसरे लोगों को कैसा कार्य करना चाहिए, या दूसरे लोग हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये सारी चीज़ें रूल्स में आ जाती हैं। ठीक, उनमें वो शामिल है कि जो हम करते हैं, जो हम मानते हैं, दूसरे करते हैं, और जो हम मानते हैं कि दूसरे उसका अनुमोदन करते हैं और हमसे करने की अपेक्षा रखते हैं। ठीक, जैसे चोरी का एग्जांपल मैंने दिया कि हम चोरी नहीं करना चाहते। ठीक, ना हम बिलीव करते हैं कि चोरी करना चाहिए, करना, हम ये भी बिलीव करते हैं कि चोरी करना गलत है और हम करते भी नहीं। ठीक, और हम ये भी मतलब बिलीव करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि दूसरों को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और दूसरे भी हमारे लिए ये मानते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो जो दूसरे मानते हैं, जो दूसरे करते हैं, जो हम मानते हैं, जो हम करते हैं, ये सारी चीज़ें रूल्स में आ जाती हैं। ठीक, उनमें वो शामिल है जो हम करते हैं, जो हम मानते हैं, जो दूसरे करते हैं, और जो हम मानते हैं कि दूसरे उसका अनुमोदन करते हैं, मतलब दूसरे उस चीज़ का पालन करते हैं और हमसे उसकी अपेक्षा करते हैं, मतलब दूसरे भी चाहते हैं कि इस रूल को, हम रूल का जो है हम भी पालन करें। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हैबिटस का, आदत। तो हैबिटस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है पियर बार्डुआ को पढ़ते वक्त। ठीक है, तो उसी
इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। हैबिटस जो थर्ड यूनिट में है आपका टॉपिक है ये। देखते हैं सोशोलॉजी में हैबिटस का क्या मतलब होता है। तो ये भी नॉर्म्स रूल से ही रिलेटेड है। ठीक, इन सोशोलॉजी हैबिटस इज द वे दैट पीपल परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द सोशल वर्ल्ड दे इनहेबिट। ठीक, तो जिस सोशल वर्ल्ड में लोग रहते हैं उसमें उनका रिस्पॉन्स कैसा है, वो उस सोशल वर्ल्ड में रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ये उनका हैबिटस कहलाता है। ठीक, बाय वे ऑफ देयर पर्सनल हैबिट, उनकी पर्सनल हैबिट कैसी है, स्किल कैसा है, डिस्पोजिशन ऑफ कैरेक्टर कैसा है, मतलब उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी स्किल कैसी है, उनकी हैबिट कैसी है, ये सब चीजें उनके हैबिटस को डिसाइड करती है। ठीक, आदत क्या है, समाज शास्त्र में आदत वो तरीका है जिससे लोग अपनी व्यक्तिगत आदतों, कौशल और चरित्र के स्वभाव के माध्यम से जिस सामाजिक दुनिया में रहते हैं उसका अनुभव करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक, तो हर समाज का एक हैबिटस होता है, हर समाज का एक आदत होता है। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो हर समाज के एक नॉर्म्स, एक वैल्यूज और एक रूल्स होते हैं। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी हैबिट होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक, habitus is a concept developed by Pierre Bourdieu and refers to the norms. Habitus क्या है, पियर बार्डुआ ने डेवलप किया था इस कॉन्सेप्ट को, और उन्होंने हैबिटस को कैसे डिफाइन किया है, नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो मैंने पहले ही बताया कि जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर है ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप की, हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ नॉर्म्स, कुछ ना कुछ वैल्यूज और कुछ ना कुछ एटीट्यूड होते हैं। ठीक, बिहेवियर, और बिहेवियर कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हर सोसाइटी बताती है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हैबिटस में आ जाती है, उस चीज़ के हैबिटस में आ जाती है। ठीक, हैबिटस पियर बार्डुआ द्वारा विकसित एक अवधारणा है, एक विशेष सामाजिक समूह के मानदंडों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है। मतलब एक समाज का कुछ मानदंड होता है, कुछ मूल्य होता है, कुछ दृष्टिकोण होता है और कुछ व्यवहार होता है। इन सब को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उस समाज का हैबिटस हो जाता है। ठीक, तो हैबिटस एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बायोलॉजी के हिसाब से इसको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक फिश है, ठीक, फिश का हैबिटस क्या है, वाटर है। हैबिटस मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे ये रहने के काबिल। तो फिश कहाँ पे रहने के काबिल है, वाटर में, क्योंकि वाटर में उसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जिसकी उसको जरूरत है। वाटर में हर चीज उसको मिल जाती है जिसकी उसको जरूरत है। मतलब कि वाटर में उसके जिंदगी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो सारी चीजें उसको पानी में मिल जाती है। इसीलिए वाटर को फिश का हैबिटस मान लिया जाता है। ऐसे हर एनिमल्स का एक हैबिटस होता है। ठीक, हर एनिमल का एक हैबिटस होता है। जो जमीन पे रहने वाले जानवर होंगे उनको जमीन पे वो सारी चीजें मिल जाती होंगी जिनसे वो मतलब अपना जीवन जी सकते हो। ठीक, जैसे ह्यूमन बीइंग का हैबिटस अगर देखा जाए तो ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो, जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो, जहाँ पे खाने के लिए कुछ चीज अवेलेबल हो, जहाँ पे शेल्टर के लिए कोई चीज अवेलेबल हो। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं तो वो ह्यूमन हैबिटस कहलाएगा। ऐसी फिश का एग्जांपल मैंने दिया कि वाटर फिश का हैबिटस है। क्यों है, क्योंकि वाटर में उसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं, ऑक्सीजन मिल जाता है उसको वाटर में। ठीक, खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं और रहने योग्य है उसको, क्योंकि वो पानी से बाहर निकालेंगे तो आप उसके हैबिटस से बाहर उसको निकालना। ठीक, तो हैबिटस से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक, इसीलिए सोशल हैबिटस की बात अगर हम लोग करें, सोसाइटी का हैबिटस क्या होता है, तो सोसाइटी का हैबिटस मतलब एक सोसाइटी के मेंबर रहने के लिए आपको किन किन चीज की जरूरत होती है, ये सोसाइटी का हैबिटस होता है। ठीक, मतलब कि उस सोसाइटी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, नॉर्म्स होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। अगर उस सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से आप चल रहे हैं, उस सोसाइटी के वैल्यू के हिसाब से आप चल रहे हैं, उस सोसाइटी के एटीट्यूड के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से आप चल रहे हैं, मतलब आप उस सोसाइटी के हैबिटस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, उस सोसाइटी की आदत को फॉलो कर रहे हैं। अगर उसके आप मानदंडों को मानते हैं, उसके मूल्यों को मानते हैं, उसके दृष्टिकोणों को मानते हैं और उसके व्यवहारों को मानते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप जो है उनके उनके हैबिटस को यानी कि उनकी आदत को मानते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने फिश का एग्जांपल देके समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा ये।
कि हैबिटस क्या होता है कि रहने योग्य चीज क्या है। ठीक, अगर आप मेंबर रहना चाह रहे हैं किसी समाज की तो उसके उसके हैबिटस को फॉलो करना होगा, तो मतलब उसको उसके वैल्यूज को, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को आपको फॉलो करना होगा। हैबिटस इज अ सोशियोलॉजिकल टर्म। हैबिटस क्या है, एक सोशियोलॉजिकल टर्म है दैट रिफर्स टू पीपल्स एम्बडीड ट्रेट एंड बिहेवियर, जो लोगों के एम्बेडेड ट्रेट और बिहेवियर के बारे में बात करता है। एम्बेडेड मतलब जो आपके अंदर है, जो आपने सीखा हुआ है। ठीक, तो ट्रेड्स और बिहेवियर जो आपने सीखा है वही आपका हैबिटस है, दैट इज योर स्किल। मतलब आपकी स्किल कैसी है, आपकी हैबिट कैसी है, आपका डिस्पोजिशन कैसा है, ये सब आपका हैबिटस कहलाता है। आदत एक समाज शास्त्रीय शब्द है जो लोगों को सन्निहित लक्षणों और व्यवहारों, ठीक, जो लोगों को सन्निहित लक्षण मतलब कि आपके अंदर जो सन्निहित लक्षण है और व्यवहार है, मतलब आपने जो सीखा है लक्षण और व्यवहार। ठीक, यानी कि आपके कौशल, आपके कौशल कैसे हैं, आपकी आदत कैसे है, आपके स्वभाव कैसे हैं, ये सब आपकी आदत में आ जाता है, को संदर्भित करता है। ठीक, These habits, skills and disposition are learned through socialization. अब ये हैबिट्स, स्किल और डिस्पोजिशन किसके जरिए सीखा जाता है, सोशलाइजेशन के जरिए सीखा जाता है। और इसी के जरिए हमारे अंदर ये सारी चीजें इम्बॉडीड, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ी पता होता है कि कैसी स्किल उसकी होनी चाहिए, कैसी हैबिट होना चाहिए, कैसा डिस्पोजिशन होना चाहिए, समाज में उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उसके नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें उसको सोशलाइजेशन के जरिए सिखाया जाता है। ठीक, एंड आर सो ingrained in our identities that they feel completely natural। और ये हमारे अंदर ऐसे घुल मिल जाते हैं, मतलब हमारे अंदर, हमारे माइंड में ऐसे घुल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये नेचुरल है। आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने बाद में इसको सीखा, ऐसा लगेगा कि हम जो है बहुत पहले से इन सब चीज़ों को सीख चुके हैं। ठीक, इस तरह से आपके अंदर ये घुल मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नेचुरल तरीके से आई हैं, जबकि ये सोशलाइजेशन के जरिए आपके अंदर आती हैं। ये आदतें, कौशल और स्वभाव समाजीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। ठीक, तो कौशल और स्वभाव की जो आदतें हैं ये किसके जरिए सीखी जाती हैं, समाजीकरण के जरिए सीखी जाती हैं, और हमारी पहचान में इस कदर शामिल हैं कि वे पूरी तरह से स्वाभाविक महसूस करते हैं। और हमारी पहचान में ये इस तरह से शामिल होती हैं कि पूरी तरह से स्वाभाविक महसूस करती हैं। स्वाभाविक महसूस करना मतलब कि जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं, नेचुरली प्राकृतिक तौर पे हमारे अंदर आ गई हों, लेकिन ये प्राकृतिक तौर से नहीं होती है बल्कि सामाजिक तरीके से हमारे अंदर घुल मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एजेंसी, परिभाषा। एजेंसी, अब एजेंसी के बारे में क्या है सोशियोलॉजी में वो हम लोग देखते हैं। ठीक, हम लोगों ने एंथनी गिडन्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त एजेंसी के बारे में पढ़ा था, लेकिन चूंकि इसमें भी दिया हुआ है, इस यूनिट में भी एजेंसी का टर्म दिया हुआ है, तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, एजेंसी इज अ फ्रेज यूज बाय एंथनी गिडन। तो यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि एंथनी गिडन ने ही एजेंसी का फ्रेज दिया हुआ है। ठीक, तो डिस्क्राइब, अब ये किस चीज के लिए दिया है, ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो एंथनी गिडन ने एजेंसी का यूज किया था ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट सोशल अरेंजमेंट वाया इट्स इंटेंशनल और अनफोर्सीन repercussions। ठीक, repercussions, unforeseen repercussions और intentional और अनफोर्सीन repercussions। ठीक, तो क्या मतलब हुआ इसका कि एजेंसी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है जो पूरे सोशल ऑर्डर को, सोशल अरेंजमेंट को मतलब अफेक्ट कर सकता है। ठीक, तो आपका बिहेवियर कैसा है वो पूरे सोशल ऑर्डर को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो इंटेंशनली हो, चाहे वो मतलब जानबूझ के आप कर रहे हो, चाहे हाँ, किसी भी तरीके से कर रहे हो। ठीक, परिभाषा क्या है, एजेंसी मानव व्यवहार का वर्णन करने के लिए एंथनी गिडन द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक वाक्यांश है। ठीक, तो एजेंसी क्या है, एंथनी गिडन ने यूज किया है और किस लिए किया है, मानव व्यवहार को बताने के लिए, जिसमें जानबूझकर या अप्रत्याशित नतीजों के माध्यम से
तो या तो आप जानबूझकर करते हैं या अप्रत्याशित नतीजों की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक, सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करने की क्षमता है। ठीक, इस एजेंसी के अंदर जो है सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करने की, यानी कि उसको प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो क्या कहा है एंथनी गिडन ने, हम लोगों ने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट एंथनी गिडन का, उसमें एजेंसी एंड स्ट्रक्चर की बात किया है। ठीक, एजेंसी और स्ट्रक्चर की बात किया, एजेंसी और स्ट्रक्चर की बात किया है इन्होंने। ठीक, तो जिसमें ये कहते हैं कि दोनों ही समाज के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, और एजेंसी जो है वो अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है एजेंसी को। ठीक, इन एडिशन टू पॉजेसिंग द पोटेंशियल टू चेंज स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर जो है ये पोटेंशियल होती है कि स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। ठीक, द एजेंसी आल्सो हैज द इम्पैक्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग दैट। ठीक, और एजेंसी जो है आल्सो हैज द इम्पैक्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग दैट, मतलब उस स्ट्रक्चर को नकल करने की भी मतलब उसको कॉपी करने की भी, उसको आगे बढ़ाने की भी ताकत रखता है। ठीक, संरचनाओं को बदलने की क्षमता रखने के अलावा, मतलब संरचनाओं को बदल भी सकते हैं जो एजेंसी है। एजेंसी के पास उनकी नकल करने का भी प्रभाव होता है। नकल करने मतलब उसको कॉपी करके और भी जगहों पे भेजना, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में या मतलब दूसरी सोसाइटीज में ट्रांसफर करना। ठीक, तो ये संरचनाओं को बदल भी सकते हैं और संरचनाओं की नकल भी कर सकते हैं एजेंसी। अकॉर्डिंग टू गिडन, अब गिडन के अकॉर्डिंग क्या है एजेंसी, एजेंसी और गिडन, द एजेंसी इज एनी ह्यूमन एक्शन, एजेंसी कोई भी ह्यूमन एक्शन हो सकता है, कलेक्टिव, स्ट्रक्चरल एंड इंडिविजुअल। कलेक्टिव भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। दैट मेक्स अ डिफरेंस टू अ सोशल रिजल्ट, जो किसी भी सोशल रिजल्ट में एक डिफरेंस पैदा करता हो, मतलब किसी चीज पे अफेक्ट डालता हो, सिंपल भाषा में अगर कहें तो किसी चीज पे असर डालता हो, ऐसा ह्यूमन एक्शन, कलेक्टिव हो चाहे स्ट्रक्चरल हो या इंडिविजुअल एक्शन हो, अगर वो सोशल रिजल्ट पे कोई असर डालता है, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर पे कोई असर डालता है, तो उसको हम लोग एजेंसी कह सकते हैं। ठीक, गिडन्स के अनुसार एजेंसी कोई भी मानवीय क्रिया है। गिडन्स के अनुसार एजेंसी कोई भी मानवीय क्रिया है, सामूहिक भी हो सकती है, संरचनात्मक भी हो सकती है और व्यक्तिगत भी हो सकती है, जो एक सामाजिक परिणाम, यानी कि एक सामाजिक संरचना जो है उस पर असर डालती हो, उस पर कुछ अंतर बनाती हो, तो उसी को गिडन्स ने क्या कहा है कि एजेंसी है। ठीक, गिडन challenges the simplistic polarization of structure and agency in this way। ठीक, गिडन ने इस तरह से संरचना और एजेंसी के सरलीकृत ध्रुवीकरण को चुनौती दी थी। इस तरह से जो पोलराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था कि मतलब स्ट्रक्चर ही सब कुछ है या एजेंसी का पोलराइजेशन हुआ था, उन सबको जो है ये चैलेंज करते हैं। दिस रिलेट्स टू हिज कंटेंशन दैट स्ट्रक्चर मस्ट बी सीन एज बोथ इनेबलिंग एंड कंस्ट्रेनिंग। ठीक, तो जैसा मैंने बताया स्ट्रक्चर और एजेंसी, तो एंथनी गिडन ये बिलीव करते थे कि एजेंसी का असर जो है स्ट्रक्चर पे होता है और स्ट्रक्चर का असर एजेंसी पे भी होता है। तो इनेबलिंग भी होती है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो एजेंसी को इनेबल भी करता है और एजेंसी के जरिए कांस्टेंट भी होता है, मतलब उसके जरिए खुद मतलब संचालित होता है। ठीक, एजेंसी इस तरह से संरचना और एजेंसी के सरलीकृत ध्रुवीकरण को चुनौती देते हैं। ये उनके विवाद से संबंधित है कि संरचना को सक्षम और बाधित दोनों रूप से देखा जाना चाहिए। तो संरचना को सक्षम और बाधित दोनों रूप से देखा जाना चाहिए, मतलब संरचना जो है वो सक्षम भी करते हैं एजेंसी को सक्षम करते हैं, लेकिन एजेंसी के जरिए जो संरचना है वो बाधित भी होती है। ठीक, तो दोनों तरीके से सिंपल भाषा में अगर ये समझा जाए तो एंथनी गिडन ये कहते हैं कि एजेंसी का असर स्ट्रक्चर पे होता है, लेकिन स्ट्रक्चर का भी असर एजेंसी पे होता है, ऐसा नहीं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक,
एजेंसी का असर स्ट्रक्चर पे होता है और स्ट्रक्चर के जरिए जो है एजेंसी पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे को इनेबलिंग और कॉन्स्ट्रेंट भी करती हैं, एक दूसरे को सक्षम भी करती हैं और बाधित भी करती हैं। बार्डवा क्या कहते हैं एजेंसी के बारे में? अर्ज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू सोशोलॉजी। इन्होंने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिया है सोशोलॉजी में। ट्रांसजेंडिंग एजेंशियलिज्म and all notion of taken for granted in daily life, particularly in its later work. बाडुआ समाज शास्त्र के लिए एक रचनावादी दृष्टिकोण का आग्रह करते हैं, अनिवार्यता को पार करता है और दैनिक जीवन में दी जाने वाली सभी धारणाओं, विशेष रूप से अपने बाद के कार्य। ठीक, तो दैनिक जीवन में जो भी हम धारणाएं, मतलब जो भी चीजें, जो भी नोशंस हैं हमारे डेली लाइफ में, जो भी काम हम करते हैं जिससे समाज में कुछ असर पड़ता है, वो सब एजेंसी में आ जाती हैं बाडुआ के अकॉर्डिंग। ठीक, जो भी हमारी धारणाएं होती हैं जो समाज के कार्यों को प्रभावित बाधित करती हूँ या सक्षम करती हूँ, वो सारी चीजें बाडुआ के अकॉर्डिंग जो है वो हाँ एजेंसी में आ जाती है। ही चैलेंजेस द डायकोटोमी बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। तो ये चैलेंज करते हैं कि माइक्रो और माइक्रो स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, यानी कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर हैं या माइक्रो स्ट्रक्चर हैं या एजेंसी है, उनके बीच में जो डायकोटोमी है उसको चैलेंज करते हैं। जैसे एंथनी गिडन ने कहा ना, डायकोटोमी मतलब दोनों में आपस में जुड़ाव होना। जैसे एंथनी गिडन ने कहा था कि स्ट्रक्चर का असर जो है एजेंसी पे होता है और एजेंसी का असर स्ट्रक्चर पे होता है, तो ये डायकोटोमी, इसको चैलेंज करते हैं कौन? बाडुआ। एंड इंसिस्ट दैट सोशल एग्जिस्टेंस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट आर इनएक्सट्रिकेबल इंटरव्यू। ठीक, वह स्थूल और सूक्ष्म संरचनाओं और एजेंसी के बीच विभाजन को चुनौती देते हैं। मतलब इनको जो है इनके विभाजन को चुनौती देते हैं, मतलब इनको आप अलग नहीं कर सकते, और जोर देकर कहते हैं कि सामाजिक अस्तित्व के लिए व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ पहलुओं को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक, मतलब कि सिंपल भाषा में ये है कि जो एंथनी गिडन बिलीव करते हैं कि स्ट्रक्चर का असर एजेंसी पे होता है और एजेंसी का असर जो है वो स्ट्रक्चर पे होता है, लेकिन बाकी जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि एजेंसी और स्ट्रक्चर दोनों में माइक्रो और माइक्रो चीज़ों का फर्क है। ठीक, मतलब दोनों को डायकोटोमी के बेसिस पे दोनों को अलग किया जा सकता है। ठीक, लेकिन बार्डुआ भी यही बिलीव करते हैं कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वेबर के कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त, क्योंकि वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो ब्यूरोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस रिफरिंग टू द वे दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल रूल्स इज सोशली ऑर्गेनाइज्ड। जो भी हमारे समाज में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो रूल्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए, मतलब उसको लागू करने के लिए। ठीक, हमारा जो समाज है वो सोशली ऑर्गेनाइज होता है। जैसे इंडिया में जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें जो है जो रूल्स हैं उसका इन्फोर्समेंट कौन कराता है? वो ब्यूरोक्रेसी ही करती है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी ही करती है। ठीक, एक तरह से सोशली ऑर्गेनाइज होती हैं सारी चीज़ें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हों या लीगल रूल्स को इन्फोर्समेंट करना हो। ठीक, नौकरशाही समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में एक एक अवधारणा है जो इस बात का उल्लेख करती है कि प्रशासनिक निष्पादन और कानूनी नियमों का परिवर्तन, मतलब कि नियमों को लागू कराना। ठीक, कानूनी नियमों को का परिवर्तन सामाजिक रूप से संगठित है, मतलब समाज में जो है इसको संगठित तरीके से किया जाता है। कौन, किसके हाथ में कितनी पावर होगी, ये सारी चीजों का संगठन पहले से मौजूद होता है। ठीक,
दिस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। ठीक, तो ये जो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कि सारे ऑफिशियल लोग होते हैं इसमें, एक प्रोसीजर के जरिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक, फॉर्मल डिवीजन होता है इसमें, फॉर्मल डिवीजन मतलब हाँ, इसका कौन सा काम होगा ये लिखित तरीके से डिवाइड होता है। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, हायरार्की होती है इसमें। ठीक, हायरार्की होती है, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई एडीएम है, ठीक, कोई आईपीएस है। एंड इम्पर्सनल सोशल रिलेशनशिप, और इम्पर्सनल सोशल रिलेशनशिप होती है, मतलब यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होती है बल्कि इम्पर्सनल रिलेशनशिप होती है। और यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो आपके एबिलिटी के बेस पे होता है, आपकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के बेसिस पे होता है। ठीक, कि मतलब आप कितना पढ़े लिखे हैं, जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पे हायरार्की दी जाती है। ये कार्यालय संगठन मानकीकृत प्रक्रिया, जिम्मेदारी या औपचारिक विभाजन, पदानुक्रम और अवैयक्तिक अवैयक्तिक सामाजिक संबंधों की विशेषता है। मतलब कि यहाँ पे आपका जो संबंध होता है वो आपसी संबंध नहीं होता है, बल्कि ये इम्पर्सनल रिलेशनशिप यानी कि अवैयक्तिक संबंध होते हैं, जिसमें मतलब आप अ, जैसे फैमिली आपसे रिलेटेड होती है, इमोशनल रिलेशन होता है, वो सब चीज़ें इसमें नहीं होती। पदानुक्रम होता है, पदानुक्रम मैंने बताया कि जैसे डीएम, एसडीएम, कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये सब चीज़ें मतलब विभाजन होता है, पद इसमें डिसाइड किए जाते हैं किसका कौन सा पद है। ठीक, और उसी के पद के हिसाब से सबको जिम्मेदारी दी जाती है, सबके काम का विभाजन भी होता है उसी पद के हिसाब से। ब्यूरोक्रेसी है 4 की कैरेक्टरिस्टिक। अब ब्यूरोक्रेसी के पास जो है 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सिंपल भाषा में ये है कि ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नौकरशाही की 4 प्रमुख विशेषताएं, मतलब नौकरशाही की विशेषताएं क्या है। अब क्लियर हायरार्की, क्लियर हायरार्की होती है मतलब किसकी पोजीशन कौन सी होगी ये क्लियर होता है। कि कौन डीएम है, कौन एसडीएम है, कौन कैबिनेट सेक्रेटरी है, सारे लोगों का क्लियर होता है। एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक, इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन मतलब सारे लोग क्वालिफाइड होते हैं और उस क्वालिफिकेशन के बेस पे ही उनको स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, कौन क्या काम करेगा उस बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है। विशेषज्ञता होती है। ठीक, अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सारे लोगों का काम डिवाइड होता है। एंड अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक फॉर्मल रूल होता है, मतलब एक लिखित रूल होता है कि किस तरह से लोग जो है ऑपरेट करेंगे, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल, अपने पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें लिखित तौर पे होती हैं। ठीक, श्रम का एक स्पष्ट विभाजन होता है और औपचारिक नियमों का मानक संचालन प्रक्रियाओं का एक सेट होता है। ठीक, मतलब कि आप एक औपचारिक नियम होते हैं कि किस अ, कैसे जो है आप कार्य करेंगे ऑफिस में, किसकी क्या पोजीशन है, किसकी कितनी शक्ति होगी, ये सारी चीजें औपचारिक तरीके से लिखी हुई होती है। ठीक, फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के कार्य क्या होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स फुलफिल इंपॉर्टेंट रोल्स इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग लॉज। ठीक, तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। नौकरशाह महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पूरा करते हैं जिनमें शामिल है कानूनों को लागू करना, तो कानून को लागू कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ठीक, मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल, रूल को बनाते हैं और उसको इन्फोर्स करते हैं। व्हेन लेजिस्लेटिव प्रेस्क्रिप्शन आर वेग and settling dispute as court through administrative adjudication। ठीक, विधायी नुस्खे स्पष्ट होने पर नियम बनाना और लागू करना और प्रशासनिक अधिनिर्णय के माध्यम से विवादों को सुलझाना जैसे कि अदालतें करती हैं। ठीक, तो कुछ जो विवाद हैं उनको सुलझाना और अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है तो नियम भी बनाना। ठीक, जैसे आपने देखा होगा ना, डीएम आता है तो जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह से वो आदेश देता है, और जरूरत भी पड़ती है अगर ऐसी तो कुछ नियम भी बना लेता है कि ठीक कितने दिन तक आप जो है यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते या इतने लोग साथ में नहीं जा सकते। ठीक, बहुत सी जगहों पे धारा 144 लागू होती है, आपने देखा होगा डीएम ही लागू करता है वहाँ पे जाके। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, उनमें हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन माइंड में रखिएगा, जो भी पूछना होगा अभी पूछते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, ठीक। तो नंबर वन क्वेश्चन है, कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, हु गेव दिस डेफिनेशन। कल हम लोगों ने कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किसने जो है कम्युनिटी को कहा है एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है जो एम्ब्रेस करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ को। ये डेफिनेशन किसने दिया, ठीक। समुदाय सबसे छोटी क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। ये परिभाषा किसकी? आंसर फास्ट। सी सही आंसर आपका। मैकाइवर पे नहीं, सी नहीं होगा आंसर। डेविस किंसले, किंसले डेविस की डेफिनेशन है कम्युनिटी, ठीक है। सी गलत होगा। किंसले डेविस ने दिया था ये डेफिनेशन कम्युनिटी। कल की पीडीएफ जो है उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हु सेड दिस। कल्चर जो है वो मैन मेड पार्ट है एनवायरनमेंट का, ये किसने कहा? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग्य है, ये किसने कहा था? ये सब पीवाईक्यूज हैं, ये पूछे गए एग्जाम में। आंसर फास्ट। तो कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये कहा था एम.जे. हर्स्कोविट्ज ने, ठीक। संस्कृति परिवार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये एम.जे. हर्स्कोविट्ज ने कहा था। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज रिटन द बुक न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसने लिखा था, उसके साथ साथ आपको रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड भी बताना, ठीक। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक किसने लिखा था? हर्बर्ट ब्लूमर, इमाइल डर्कीम, डब्ल्यू से गुडे, एंथनी गिडन। हर्बर्ट ब्लूमर, इमाइल डर्कीम, डब्ल्यू से गुडे और एंथनी गिडन। किसने न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड लिखा है, बताइए। तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसने लिखा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंथनी गिडन ने लिखा, ठीक। कल आप लोग क्लास में सबसे पहले यही बताएंगे कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसने लिखा है। आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसमें है ये चीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एवरी मैन इन सोसाइटी ऑक्युपाइज अ नंबर ऑफ स्टेटस, ठीक। तो हर आदमी जो है सोसाइटी में एक नंबर ऑफ स्टेटस को ऑक्युपाई करता है। डिफरेंट स्टेटस एसोसिएटेड विद सिंगल पर्सन आर नोन एज। अगर अलग अलग स्टेटस एक सिंगल पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, उस स्टेटस को क्या कहा जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं, ठीक। तो समाज में हर व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं और एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, स्टेटस सीक्वेंसेस,
स्टेटस सेट, स्टेटस सक्सेशन। स्थिति असंगति, स्थिति अनुकरण, स्थिति सेट, स्थिति उत्तराधिकार। क्या होगा आंसर बताइए। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अगर कई स्टेटस हैं तो उन सब स्टेटस को स्टेटस सेट कहा जाता है, ठीक, स्थिति सेट कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? एंथनी गिडेन, जे अलेक्जेंडर, सी एच पेज, फ्रांसिस अब्राहम। एंथनी गिडेन, जे अलेक्जेंडर, सी एस सी एच पेज है ये, ठीक है, नाम है ये। फ्रांसिस अब्राहम किसने लिखा बताइए। Yes. So, the book Theoretical Logic in Sociology is written by J. Alexander. जे अलेक्जेंडर ने लिखा है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? ओके, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।